और अब वक्त है खास कार्यक्रम महाबहस का। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। इसके लिए बाकायदा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि जनता के बीच दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया जा सके। आज उससे जुड़ा रोड मैप सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखा गया और इस बैठक में योगी कैबिनेट के मंत्रियों ने अपने अपने विभागों से जुड़े हुए एक्शन प्लान को कैसे जमीन पर उतारना है उसका बाकायदा एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने पेश किया, जिसमें अफसरशाही के भ्रष्ट कनेक्शन पर भी चर्चा हुई है और करप्शन पर एक्शन का प्लान सामने रखा गया है। वैसे लगातार योगी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन सवाल है कि अब जब टारगेट फिट है तो 100 दिन में एक्शन प्लान कितना हिट होगा। यह सवाल इसलिए है क्योंकि योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का एजेंडा जनता के सामने रखने की तैयारी कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पूछेंगे कि सरकार जनता के लिए कौन सा राहत प्लान लाने जा रही है और कैसे जमीन पर उसको उतारेगी। नीचे तक ध्वस्तीकरण का आदेश है, पीसी साहब का जब तक आदेश रहेगा तब तक ये ध्वस्तीकरण चलता रहेगा। करप्शन के खिलाफ कड़ा एक्शन। लगातार ऐसे लोग जो पिछले समय चुनाव के दौरान से और अभी तक जो पदों पर थे और जिनके खिलाफ तमाम शिकायतें लंबित हैं, जांचें हुई और जो दोषी पाए जा रहे हैं वो चाहे किसी भी बड़े पद पर हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। एक्शन में योगी सरकार भ्रष्टाचार पर आर पार। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की अपराध की मंशा करने वालों को संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई सोचे कि इस प्रकार के अपराध करेगा और वह बच जाएगा तो वह युग ही समाप्त हो गया। कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की पिछले 5 सालों में सरकार थी, ये अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन पे कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों की। 100 दिन के एजेंडे का रोड मैप तैयार। तैयारी बताई गई, वो सब तैयारी है। ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए नेतृत्व में उनके बेहतर काम करें। टारगेट फिट, 100 दिन में एक्शन प्लान हिट। सबसे पहले प्रायोरिटी तो हमारी महिलाओं के लिए है। महिलाओं के कल्याण के लिए, बच्चों के लिए, उनका और अच्छी तरह से कैसे विकास करें, उन्हें एजुकेट करें। न्यूज़ 18 का खास शो देखिए महाबहस। दरअसल जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उनको न्यूज़ 18 एक एक करके आपको बताने जा रहा है। पॉइंट वाइज हम आपको बताते हैं कि किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, सरकार की प्रायोरिटी में क्या क्या है और उस 100 डेज एक्शन प्लान का दरअसल मतलब क्या है। 100 प्लान के मुद्दे भी जान लीजिए। मतलब जैसे शिक्षा पर अगले 100 दिन में मंत्रालय क्या करेगा, शिक्षा पर खासा जोर देने जा रही है सरकार। उसके बाद अगले मुद्दे का नंबर आता है, वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बदलाव करने की तैयारी है, रोजगार कैसे अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, महंगाई पर जनता को कैसे राहत मिलेगी, किसानों के लिए क्या मिलने वाला है, यूपी में सड़कों का जाल कैसे बिछाया जाएगा, बिजली की व्यवस्था में और कितना सुधार किया जा सकता है। ये सब कुछ इस एक्शन प्लान का हिस्सा है। किन क्षेत्रों में पानी की समस्या है और उस समस्या को कैसे निपटाया जाएगा, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में मंत्रालय क्या करेगा और जनता की शिकायतों के निपटारे के लिए आखिर कौन सी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ये सब कुछ इस 100 दिन के एक्शन प्लान का हिस्सा है। आज इन मुद्दों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सभी मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन पेश किया है। एक एक करके हर मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री ने अपना प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने रखा है। मतलब सरकार के 100 दिन के एजेंडे का रोड मैप किस तरह रहने वाला है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता को राहत कैसे दी जाए। मतलब 100 दिन का जो एक्शन प्लान है उस पर सबसे ज्यादा फोकस युवाओं के रोजगार पर होगा। रोजगार वो मुद्दा रहा जो पूरे चुनाव में विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। नौजवानों को सीधे तौर पर यह प्रभावित करता है, तो आखिर किस तरीके से रोजगार का अवसर युवाओं के लिए रखा जाएगा। जैसा कि योगी सरकार ने वादा किया है कि 20,000 नौकरी अगले 100 दिन में देगी और 50,000 रोजगार के अवसर जनरेट किए जाएंगे। दूसरा लक्ष्य अगले 5 साल का होगा, जिसमें 5 करोड़ स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हैं ताकि हर परिवार में एक रोजगार या फिर एक स्वरोजगार का अवसर पहुंचाया जा सके। इन अवसरों को कैसे योगी सरकार जमीन पर उतारेगी, इसके लिए बाकायदा नए स्टार्टअप्स लगाए जाएंगे, औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा, एमएसएमईज को जोड़ा जाएगा, ओडीओपी से लोगों को जोड़ा जाएगा। मंत्रियों को मुख्यालय से छोड़ने से पहले जानकारी देनी होगी, विभाग का रोड मैप बनाना होगा, जन सुविधाओं का ख्याल रखना होगा। इसके साथ ही अधिकारियों पर नकेल भी कसनी होगी।
जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान करनी होगी। जांच के बाद उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जो काम करने में नाकाम रहे हैं। और इसकी तस्वीर योगी सरकार अब साफ कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने यह साफ संदेश दिया है कि अगर उनके साथ काम करना है तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना होगा। इस नीति के तहत अब तक योगी सरकार ने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। मतलब सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को अवैध खनन निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप में जांच वाराणसी मंडलायुक्त के पास दी जा चुकी है और किस वजह से कार्रवाई हुई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद के एसएसपी आरोप है अपराध रोकने में नाकाम रहे और उनकी भी अब जांच आगे होगी। पवन कुमार उन पर एक्शन हो चुका है। और रैया के डीएम सुनील वर्मा आरोप है भ्रष्टाचार काम में लापरवाही का। जांच विजिलेंस के पास इस वक्त उनकी पहुंच चुकी है। इटावा के डीएम उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। रमाशंकर कठेरिया ने जांच की मांग की है। श्रुति सिंह जो कि इटावा की डीएम थी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो एक एक करके जो ऐसे ऑफिसर्स हैं जो दागदार हैं जिन पर किसी ना किसी करप्शन के छींटे हैं उनका अब पूरा कच्चा चिट्ठा जो है सरकार अपने पास रखेगी और उन पर त्वरित कार्रवाई भी होगी। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। शरद त्रिवेदी बीजेपी से हमारे साथ हैं, विकास श्रीवास्तव कांग्रेस से हमारे साथ होंगे, सत्येंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता, AK जैन पूर्व डीजीपी यूपी हमारे साथ हैं, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद त्रिवेदी जी, ये जो 100 दिन का प्लान ऑफ एक्शन है इसमें जरा 5 प्रायोरिटीज आप बताइए कि उससे कितना बड़ा आप रेवोल्यूशन जो है उन क्षेत्रों में लेकर आने वाले हैं। देखिए, पिछली बार जब हमारी सरकार आई थी तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर थी। निरंकुश अपराध था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिजली नहीं आ रही थी, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, रोजगार की हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में। अब ये इन सब मुद्दों को हम लोगों ने पिछली सरकार में डील कर लिया है। बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, अब ये मुद्दे खत्म हो चुके हैं। कहीं भी उत्तर प्रदेश में ये मुद्दे अब नहीं रहे। अब जो जरूरत है कि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाए। MSME को ODOP से जोड़ने का कार्यक्रम जैसे आपने बताया वो किया जा रहा है। जो अपराध और जो इस तरह की घटना में संलिप्त अफसर थे, अभी पिछले हफ्ते में 4 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है और ये तुरंत कार्रवाई की गई। इसमें जैसे कहा गया है कि शो कॉज नोटिस या ये बाद में किया जाए, सबसे पहले उनको निलंबन। दूसरा ये है कि पिछली सरकार जब हमारी 5 साल के लिए आई थी तो 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था ईज ऑफ बिजनेस में, आज दूसरे नंबर पे आ चुका है और उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। पूरे भारत में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया है। अब हम लोग जैसे बताया कि 3 महीने का राशन जो है, क्योंकि अभी अर्थव्यवस्था उतनी सशक्त नहीं है, लोगों के पास उतनी नौकरियां नहीं है, तो अभी 3 महीने के लिए राशन की स्कीम को आगे बढ़ा दिया लेकिन सर कहा यह जा रहा है कि अगले 100 दिन के अंदर आप 20,000 नौकरियां देने वाले हैं। तो बताइए जरा ये नौकरियां कौन से क्षेत्र में, कौन से विभागों में है, कब निकलेंगी? हमारे जो युवा इस वक्त टीवी देख रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए राहत भरी खबर होगी। जी, पुलिस ने पहले ही घोषित कर दिया कि 10,000 नौकरियां पुलिस में दी जाएंगी। 50,000 नौकरियां जो है अलग अलग क्षेत्रों में स्वरोजगार, ये सरकार नौकरियां नहीं बांट रही है, ये रोजगार की इस तरह की सुविधाएं डेवलप की जा रही है। अभी आपने देखा डिफेंस कॉरिडोर जो बनाना था उसका भूमि अधिग्रहण का काम हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। AK-203 राइफल का निर्माण, उसका करार हो चुका, उसका निर्माण रायबरेली में होने जा रहा है। तो ये हम लोग स्वरोजगार की तरफ जा रहे हैं। पहले ये था कि सरकार आती थी, वो कहती थी हम नौकरियां बांट देंगे। अब सरकार कह रही है कि हम नौकरियों, इतना सशक्त अर्थव्यवस्था को करने जा रहे हैं कि लोगों को खुद नौकरी मिले और वो खुद रोजगार दें। एक एक करके आपने बताया कि हम किस तरह हर घर को रोजगार से जोड़ेंगे, उसमें नौकरियां भी हैं, उसमें स्वरोजगार का अवसर भी है। आपका टारगेट ये है कि हर घर तक जो है एक अवसर पहुंचे। दूसरा, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, हाल ही में हुई कार्रवाइयों का आप हवाला दे रहे हैं। तीसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये तमाम बातें आप अपने प्लान ऑफ एक्शन में लेकर चल रहे हैं। सत्येंद्र सिंह यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी बताइए, नौकरियों का और युवाओं का मुद्दा आपने इलेक्शन में जोर शोर से उठाया, क्राइम को लेकर जोर शोर से आप उठाते रहे और आज भी कुछ ना कुछ आप लोग घटनाएं लेकर के सामने आते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं। तो अब जो ये 100 दिन का प्लान सरकार लेकर आ रही है उसमें कहा जा रहा है 20,000 युवाओं के लिए अवसर है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, एक एक करके देखिए ब्यूरोक्रेसी पर एक्शन हो रहा है, सारे अधिकारियों का कच्चा चिट्ठा खंगाला जा रहा है।
तो आपको लग रहा है कि ये जो 100 डेज का प्लान ऑफ एक्शन है, इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है? आप विपक्षी दल है, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये सब पिछली सरकार में, जब पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, इससे भी ज्यादा हुआ था। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो 5% आज हुआ है सरकार बनने के इतने दिन बाद। तब तो सरकार बनते ही सड़क पे ऐसा लग रहा था, एंटी रोमियो से लेके, मतलब लग रहा था कि मुझे लगता है कि अगले 100 दिन में तो यूपी पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। ये उस टाइम की बात है। लेकिन आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे फिर आगे क्या हुआ। आपने देखा कि जितना, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप हमें सुन पा रहे हैं सत्येंद्र जी? तो लगता है वो फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आगे हम उन्हें जोड़ेंगे। लेकिन संजय राणा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। संजय जी, आप बताइए, आप किस तरह देख रहे हैं? क्या वाकई एक्शन में लग रही है योगी सरकार? ये 100 डेज का फॉर्मूला, उसके बाद 5 साल का टारगेट, क्या संदेश जा रहा है इससे जनता के बीच? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने 2.0 का जो प्लान गवर्नमेंट आई है, उसका जो एक्शन प्लान होगा, वो मैंने पहले कई डिबेटों में बोला है, बहुत ही एग्रेसिव होगा। इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 कारण ये है कि इनको जो दूसरी बार सरकार बनाए, उनके प्रति अपेक्षा बहुत ज्यादा है लोगों को, क्योंकि जब दूसरी बार कोई आता है तो हर चीज डबल हो जाती है। जैसे 2.0 बोला तो डबल हो गई है। दूसरा ये है कि 2024 का भी चुनाव आने वाला है, तो इनको अगर एग्जीक्यूट इमीडिएटली नहीं करेंगे तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो अगर ये संजय जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, वो अपडेट हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। खबर ये है कि लोक भवन में जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। वो मीटिंग खत्म हो गई है जिसमें 100 दिन के विकास के एजेंडे को रखा जाना था, सभी मंत्रियों को अपना अपना प्रेजेंटेशन देना था। ये बैठक शुरू हुई थी शाम को और अब ये बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक ली है, उससे पहले ऑफिसर्स के साथ उन्होंने बैठक की थी और फिर मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन दिया है कि अगले 100 दिन में क्या बड़े काम वो करने जा रहे हैं, आगे का रोड मैप क्या है। और ना सिर्फ ये 100 दिन बल्कि आगे भी ये प्रैक्टिस यूं ही जारी रहने वाली है। संजय राणा जी, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल की भी प्रॉब्लम कह सकते हैं कि महंगाई, दूसरा बेरोजगारी। अब देखिए, बेरोजगारी पे अगर हम बात करते हैं तो बेरोजगारी सरकारी नौकरी से तो दूर नहीं हो सकती है, तो इनके लिए इनको प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके लिए इनको इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसकी स्कीम लानी पड़ेगी, MSME हो जाए या 1 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन सर दिक्कत ये है, संजय जी, दिक्कत ये है कि जो विपक्ष है वो एंटरप्रेन्योरशिप या जो MSME का आप जिक्र कर रहे हैं या जो प्राइवेट नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं, वो उन्हें नौकरी मानता ही नहीं है। वो सरकारी नौकरियों को नौकरी मानता है और उसी को मुद्दा बना के जनता के बीच में लेकर जाता है और कहता है कि नौकरियां खत्म है, नौकरियां है नहीं। बिल्कुल, आप इसे किस तरह समझाएंगे जनता को? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बहुत बड़ी दुख की बात है कि जो विपक्षी वो हमेशा सरकारी नौकरी कोई नौकरी मानते हैं। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो तकरीबन 16 से 17 लाख सरकारी नौकरी है। अगर उसको पॉपुलेशन में कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 0.8% आता है। 0.8% से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप नेशनल लेवल पे देखेंगे 3 करोड़ 60 लाख सरकारी नौकरी होती है, लेकिन 3 करोड़ 60 लाख नहीं होते। आपको देखना पड़ेगा कि रोजगार की ट्रेंड चेंज हो रहा है। दुनिया में कहीं पे भी सरकारी नौकरी नहीं मानी जाती है। रोजगार मतलब क्या होता है? जिससे हमारा घर का भरण पोषण हो सके, जिससे हम अपने लोगों को खिला पिला सके और शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके, वो होता है रोजगार। ये नहीं होता कि आप नौकरी दिला दी, सरकारी नौकरी। तो ये चीजें इनको मूव होनी पड़ेगी। जैसे हमारी SCL आ गई है, गूगल आ रही है, TCS नोएडा में आ रही है, बहुत सी चीज कंपनियां नोएडा में आ रही है। जो एस्टेब्लिशमेंट होगी, एस्टेब्लिशमेंट होगा तो उससे रोजगार क्रिएट होता है। 2 तरह के रोजगार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट जहां पे हम नौकरी करते हैं और एक होता है इनडायरेक्ट जहां पे आप नौकरी तो नहीं करते लेकिन कहीं ना कहीं उन नौकरी वालों से जुड़े हुए हैं। तो एक कोई भी कंपनी लगती है, मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, 5,000 लोग अगर डायरेक्ट है तो 2 लाख इनडायरेक्ट उसमें रोजगार पाते हैं, क्योंकि वो सप्लाई करते हैं और एसोसिएटेड होते हैं उस कंपनी से उन लोगों से और सप्लाई के तौर पे। ये रोजगार करने का तरीका होता है। हमको अपना ढर्रा, अपनी सोच, जो भी विपक्षी पार्टी सोच बदलनी होगी और इसे समझना होगा और समझाना भी होगा कि सरकारी नौकरी ही केवल नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरियां जहां जितने पद रिक्त हैं वो तो भरे ही जाने चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो बड़ी कंपनीज हैं, MNCs हैं, उनके थ्रू भी अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, ODOP, MSMEs, ये सब कुछ उसी का ही हिस्सा है। हमारे साथ AK जैन जी जुड़े हुए हैं, एक्स DGP हैं यूपी पुलिस के। सरकार के एजेंडे में भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस भी है। हाल ही में हमने देखा
कि कई ऑफिसर्स पर कार्रवाई की गई है, ब्यूरोक्रेसी पर कार्रवाई हो रही है, तो आखिर इतने सीनियर ऑफिसर्स किस तरह इन्वॉल्व होते हैं करप्शन में? आपने तो करीब से देखा होगा इस तरह के मामलों में। हमारे मुख्यमंत्री उसको हमने बताया है, और इसके अलावा सब बच्चों को प्रशिक्षित करके उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे करके, और कोई भी घपलेबाजी ना हो, कोई इस प्रकार का काम ना हो जिससे माता पिता को निराशा हो। और उन स्किल्ड और टेक्निकल बच्चों को हम इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से डेवलप करेंगे कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उस हिसाब से बच्चों का प्रशिक्षण करके उनको हम करने का काम करें। वैसा ही स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी जैसी जिस सेक्टर के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर, जिस जनपद के अंदर जैसी ज़रूरत है, वैसे ही बच्चों को प्रशिक्षित करके हम ड्रोन के लिए, फोटोग्राफी के लिए, इसके अलावा सौर ऊर्जा में बहुत बड़ी डिमांड है इस समय, और पानी में इसमें बहुत बड़ी डिमांड है। जो पानी की हर घर को नल और नल से जल ऐसी योजना सरकार की है, उसमें बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। और एविएशन के अंदर, क्योंकि हर जनपद के अंदर एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी स्किल लेबर की जरूरत है। ऐसे सब बच्चों को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार से जोड़ने का कहा जा रहा है कि आज क्लस्टर में 10 क्लस्टर में बांट करके डिपार्टमेंट्स का प्रेजेंटेशन किया गया। आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट वाइज एक विभाग का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। क्या उसको भी लेकर तैयारी हो गई है आपकी आने वाले दिनों के लिए? हम अभी भी तैयार हैं, और जब मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन लेंगे उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये कपिल देव अग्रवाल जी है जो कि प्रेजेंटेशन के बाद बाहर निकले हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ओर से जो बिंदु है वो आगे रखे हैं, और आने वाले दिनों में जो विभागीय समीक्षा होने वाली कि डिपार्टमेंट की, उसको भी लेकिन इनकी तैयारी अपनी ओर से पूरी कर ली गई है। अनामिका, तो बिल्कुल लगातार अपडेट्स हमें लखनऊ से मिल रहे हैं, क्योंकि ये बैठक अभी कुछ मिनट पहले खत्म हुई है, तो उसके बाद एक एक करके सभी लोग बाहर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि अपने विभाग को लेकर आगे का किस तरह रोड मैप रहने वाला है, फोकस किस चीज पर रहने वाला है। तो हमारी चर्चा इस वक्त चल रही थी AK जैन जी, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, ये भी सरकार के एजेंडे में बहुत ऊपर है, और हाल ही में हमने देखा कि कई ऑफिसर्स पर कार्रवाई हुई, IPS अधिकारियों पर, IAS अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। तो इतने हाई लेवल करप्शन की अगर हम बात करें, तो आप पुलिसिंग में रहे हैं, आपने करीब से इन मामलों को देखा है, तो कितने बड़े और कितनी गहरी जड़ें इनकी होती हैं, और इनको उखाड़ फेंकना कितना जरूरी है सिस्टम के लिए? देखिए, अगर पुष्ट सूचना है करप्शन की तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं भ्रष्टाचार के, उनके विरुद्ध अगर कार्रवाई होगी तो इसका बड़ा एक संदेश पूरी ब्यूरोक्रेसी में, पूरे सब सरकारी महकमों में जाएगा। ये आवश्यक होता है कि जब भी कार्रवाई हो उसके पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है उनके विरुद्ध पुख्ता प्रमाण है। और इसमें जितिन प्रसाद क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मंत्री अपने विभाग का प्रेजेंटेशन लखनऊ से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और प्रेजेंटेशन अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सभी मंत्रियों ने दिया है, अलग अलग विभागों पर चर्चा हुई है। हमारे साथ सुरेश खन्ना जी मौजूद है बात करने के लिए, जो कि प्रेजेंटेशन के बाद बाहर निकले हैं। सर, 100 दिनों का एजेंडा आपके विभाग को लेके क्या तैयार किया गया है, क्या तय किया गया आपकी ओर से? हमने आपको बताया था कि हमारा जब सभी विभाग अपनी अपनी कार्य योजना हमको दे देंगे, तब हम उसी के ऊपर एक्सरसाइज करके उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखेंगे। अच्छा सर, कहा यह भी गया है कि आज सभी विभागों को 10 क्लस्टर में डिवाइड करके प्रेजेंटेशन दिया गया है, और आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट वाइज प्रेजेंटेशन होगा। जी, तो आज सर महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे मुख्यमंत्री की ओर से? यही महत्वपूर्ण बिंदु है। सभी विभागों का 100 दिन की कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जो चीफ सेक्रेटरी ने प्रस्तुत की है। सभी विभाग लोग जो है वो अपनी अपनी कार्य योजना बना के उनका प्रेजेंटेशन होगा। तो ये सुरेश खन्ना जी है जो कि प्रेजेंटेशन के बाद बाहर निकले हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि आज चूंकि तमाम विभागों का एक साथ प्रेजेंटेशन हुआ है, और आने वाले दिनों में एक एक कर विभागों का प्रेजेंटेशन किया जाएगा, और उसके बाद जो है जो बारीक चीजें होंगी वो उसमें सामने आ पाएगा। लेकिन देख सकते हैं आप कि अब लोक भवन से तमाम मंत्री प्रेजेंटेशन के बाद बाहर निकल चुके हैं। सभी विभागों की ओर से अपनी अपनी बात रखी गई है मोटे तौर पर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 12 अप्रैल के बाद जो समीक्षा होगी वो विभागावार होगी, यानी कि एक एक डिपार्टमेंट को एक एक घंटे का प्रेजेंटेशन। जी हाँ, तो बिल्कुल अनामिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं लोक भवन से। आगे भी हम बीच बीच में उनके पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो इतनी महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, 100 दिन का जो प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस हो रहा था, जिसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री देख रहे थे, उसमें कौन से ऐसे मुख्य बिंदु निकल करके सामने आए हैं जिससे झलक मिलेगी कि आखिर अब उत्तर प्रदेश में काम कैसे होने जा रहा है। सत्येंद्र सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर। सत्येंद्र जी बताइए, आपको लग रहा है कि योगी सरकार 2.0 और एग्रेसिवली और बड़े प्लान के साथ उतरी है? उन्हें मालूम है अच्छी तरीके से हर एक मंत्री को
प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जा रहा है, 10 क्लस्टर्स में डिवाइड किया जा रहा है, फिर डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाएगा और देखा जाएगा कि शिक्षा में काम कैसे करना है, स्वास्थ्य में क्या चीज पेंडिंग रह गई है, सुरक्षा कैसे देनी है। तो एक पूरे फुल प्रूफ प्लान के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछली बार जब सरकार बनी थी तो इससे भी ज्यादा पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। तत्काल प्रभाव से पुलिस एक्शन में दिख रही थी, सारे लोग एक्शन में दिख रहे थे और इतना हल्ला मचा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध ही नहीं होगा और उत्तर प्रदेश में सच में राम राज आ गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप बताइए? 2 से 3 महीने के बाद क्या हुआ? सरकार में चुनाव जीत गए वो फिर से। ये सारे मुद्दे आपने उठाए, वो फिर से चुनाव जीत गए, यही तो हुआ। अब सरकार के दूसरे वॉल्यूम की बात हो रही है, उस पर मैंने आपकी प्रतिक्रिया मांगी थी। हाँ, अरे मैं उसी पर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। आप पहले सुनेंगी तभी आपको नहीं, मैंने सुन लिया। आपने कहा कि पहले भी माहौल बनाया गया था, बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, अंत में क्या हुआ? तो मैंने बताया कि अंत में वो चुनाव जीत गए। ठीक है, माइंड सेट करके बैठी हुई नहीं, मैं माइंड सेट करके नहीं बैठी सर, जो जनता सुन रही होगी उसको भी मालूम है अंत में क्या हुआ। अरे आपको नहीं मालूम चुनाव कैसे जीता गया? अच्छा ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और चुनाव जीतने के बाद ये क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बताइए ना, मैं वही तो सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि चुनाव जीतने के बाद अब क्या हो रहा है, आपकी प्रतिक्रिया। ये 100 दिन का जो विकास रोड मैप है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार प्रत्येक विभाग में एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर रही है और उसके माध्यम से ये संदेश देना चाहती है कि आप नहीं, मोहर लगाने की आज कोई मंत्री परिषद की बैठक नहीं थी, आज तो प्रेजेंटेशन था। और जो प्रेजेंटेशन था वह विशेष तौर से सभी मंत्रालयों 10 सेक्टर में बांट करके और अगले 100 दिन में हम लोग क्या क्या करेंगे, यह एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना बनाई गई है, लक्ष्य रखा गया है और उसका परिणाम बहुत बेहतर होगा और उत्तर प्रदेश में एक नई क्रांति आएगी। सर, आपके विभाग को लेके भी मैं जरूर प्रेजेंटेशन चूंकि आपके विभाग का भी था, तो क्या नहीं, सारे विभाग उसमें शामिल है। आज कोई विभाग अलग, 10 सेक्टर में सारे विभाग समाहित कर दिए गए और उसमें सारे विभागों को समाहित करके उसमें गांव है, गरीब है, नगर है, सब उसमें कोई अलग अलग नहीं है। हर क्षेत्र को एक साथ समाहित करते हुए उसके 10 सेक्टर बना करके और 100 दिन की कार्ययोजना बनाई गई है और बहुत शानदार प्रेजेंटेशन भी रहा है और उस प्रेजेंटेशन के आधार पर जो हमारे नए मंत्रीगण हैं उनको भी बहुत अनुभव प्राप्त होगा और अपने कार्य को लेकर के जनता के बीच में बताने की सुविधा होगी। धन्यवाद। ठीक है, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे और एक एक करके सभी प्रतिक्रियाओं के बीच हम जा रहे हैं, लेकिन सत्येंद्र जी आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं चाहूंगी पहले आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास आपके बिंदु लेकर जाऊंगी। देखिए, सरकार की जो रणनीति और सरकार का जो काम है उसे आप समझिए। सरकार के पास सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए था महंगाई और बेरोजगारी, लेकिन वो नहीं किया। आप बिना, अब आप ही न्यायालय हो, आप ही सब कुछ निर्धारित कर रहे हो, सीधा बुलडोजर से किसी का भी कटा दे रहे हो। कोई प्रोसेस की आपको जरूरत नहीं है, न्यायपालिका की आपको जरूरत नहीं है, आप सर्वे सर्वाएं, आप सब कुछ है। अब सीधा जो पुलिस आएगी वो होगा। उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स को, प्रेस को और आम आदमी को, तीनों लोगों की स्वतंत्रता, उनके मौलिक अधिकारों के प्रति सरकार डरा रही है और सरकार ये बताना चाहती है कि अगर आप हमारे दबाव में नहीं आओगे तो हमारा बुलडोजर तैयार खड़ा है। आप देखिए आने वाले टाइम में ये एक फैशन बन जाएगा कि अगर आप कोई भी बिना किसी भी विवेचना के, बिना मुकदमे के, बिना केस के, बिना कोर्ट और कचहरी के सीधा बुलडोजर जाएगा और आपके घर को तोड़ देगा। अगर आप बात मानेंगे सरकार की छोड़ देंगे और नहीं मानेंगे ठीक है। सत्येंद्र जी आपने कई बातें उठाई, मैं लेकर जाऊंगी शरद त्रिवेदी के पास, लेकिन इस वक्त संजय निषाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो उस वक्त कुछ कह रहे हैं। वो भी ग्रोथ कराने का है, मॉर्टेलिटी रेट रोकने के लिए कि अधिक से अधिक हमारे बच्चे बच सकें और जिंदा रह सकें उनको, तो उसके लिए ग्रोथ के लिए उन्होंने 100 दिन का टाइम रखा है कि जो हमारी मॉर्टेलिटी 50% हो जाती थी उसको एक जगह नर्सरी में हम बढ़ाकर उसे इधर उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये संजय निषाद जी हैं जो कि प्रेजेंटेशन के बाद बाहर निकले हैं और कहना ये है कि ठीक है, तो अपने अपने विभागों को लेकर सभी मंत्रियों का क्या रोड मैप है वो न्यूज़ 18 से बातचीत में भी सभी जाहिर कर रहे हैं। आगे भी हम प्रतिक्रियाएं लेते रहेंगे, लेकिन शरद त्रिवेदी जी, सपा की तरफ से उठाया गया कि आप महंगाई पर बात नहीं कर रहे, उसके लिए आपका क्या रोड मैप है? आप बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे, उसके लिए क्या आपका एक्शन प्लान है? आपने तो बस बुलडोजर चला रखा है
और आने वाले समय में ये बहुत भयावह पिक्चर पेश करेगा, क्योंकि ना कोई मुकदमा, ना कोई कोर्ट कचहरी, सीधे एक्शन होंगे, वो भी एक तरफे। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है आप पर। नहीं, देखिए, इनका काम है आरोप लगाना, और अच्छी बात है, एक अच्छे प्रजातंत्र के लिए जरूरी कि आरोप लगे, लेकिन आरोप बेबुनियाद ना हो। पहली चीज तो ये कि जब बुलडोजर चलता है उसके पहले नोटिस दी जाती है, और जो सरकारी मरम्मत के कार्य हैं उसको कराया जाए। सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर है, जो क्योंकि 2 साल से जो परिषदीय विद्यालय बंद थे, तो जो बच्चे हैं वो इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं, तो उन व्यवस्था से इस व्यवस्था से फिर से जोड़ने का हमारा प्रयास रहेगा। हर एक बच्चे तक जूते, मोजे, कॉपी, किताब, बुक्स, जो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर एक बच्चे तक मूलभूत सुविधाएं सारी पहुंचाएं, तो इनको पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। ठीक है, तो संदीप सिंह जी हैं जो कि निकले हुए हैं प्रेजेंटेशन के बाद से। नितिन अग्रवाल जी खत्म हो गया है, अब तो जरूर सवाल बनता है कि क्या एजेंडा तय हुआ आपके विभाग के लिए 100 दिनों के लिए? नहीं, अभी हम लोगों को विभागीय प्रेजेंटेशन करना है। आज तो एक पूरा सारे डिपार्टमेंट्स का क्यूमुलेटिव प्रेजेंटेशन हुआ था, लेकिन अभी हम लोगों को विभागीय प्रेजेंटेशन देना है। तो हम लोग क्योंकि उसका डिटेल हम लोगों को पूरा क्रिएट करना है कि कौन कौन सी योजनाओं को हमें 200 दिन में लागू करना है, कैसे उसको करेंगे, उसकी क्या कार्य योजना बनेगी। तो वो हम लोगों को अभी हम लोग को 4-5 दिन में उसको बनाकर उसके बाद हम लोग के प्रेजेंटेशन। सर, आपका विभाग रेवेन्यू देने वाला विभाग भी है जी, तो निगाहें बहुत ज़्यादा रहेंगी लोगों की। जी बिल्कुल, हमारा विभाग एक अच्छा बड़ा रेवेन्यू प्रदेश सरकार को देता है, और मेरा फोकस इस मेरे प्रेजेंटेशन में ये भी होगा कि सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद त्रिवेदी जी, आपकी बात, क्योंकि मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ा, लखनऊ से लाइव रिएक्शंस बीच में आ रहे हैं, मैं चाहूंगी अब आप पूरी करें अपने पॉइंट्स। जो इन्होंने महंगाई की बात करी है उसमें मैं बता दूं कि वायरस हमने पैदा नहीं किया था, और पेट्रोलियम और डीजल ये प्रोडक्ट जो है हमारे देश में होता नहीं है। ये जो एक विदेश में घटना घटी जिसकी वजह से डीजल और पेट्रोल महंगा हो, और उससे हर चीज़ महंगी हो गई, क्योंकि किसी भी चीज़ को लाने ले जाने के लिए डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़, महंगाई इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि पिछले 2.5 साल में पूरे देश में लॉकडाउन था, एरिया सील कर दिए गए थे, फैक्ट्रियां बंद कर दी गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे। जब प्रोडक्शन कम हो रहा था तो महंगी चीज हो जाएगी। अब वो चीजें खुल रही हैं, प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो रहा है, और महंगाई पे अंकुश लगाया जा रहा है। पिछले 1-1.5 महीने में 1.5% इन्फ्लेशन रेट देश में कम हुआ है, और बेरोजगारी की दर जो है उत्तर प्रदेश में सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। जी बिल्कुल, आप फैक्ट्स रख रहे हैं, लेकिन आशीष पटेल क्या बोल रहे हैं, वो इस बैठक को खत्म करके बाहर आए हैं, उनसे बातचीत की कोशिश हम कर रहे हैं। जैसे ही उनका लिंक हमें मिलेगा हम वहां पर लेकर चलेंगे। लेकिन विकास श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। विकास जी, आपका क्या सोचना है? एक तरफ आप लखनऊ से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां वो बैठक खत्म हुई है, जिसमें आने वाले 100 दिन के एजेंडे की बात है, मंत्रियों को करना क्या है, उत्तर प्रदेश को कैसे आगे लेकर जाना है, यूपी सरकार उसके लिए पूरा खाका बना चुकी है, और अब इस प्रैक्टिस को अगले 5 साल तक इसी तरह किया जाएगा। आपको लग रहा है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे एड्रेस हो रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जाति धर्म नफरत विघटन की बंटवारे से इस चुनाव को बाइपोलर किया, और भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, और समाजवादी पार्टी अपनी सफलता को प्राप्त करते करते रह गई। और इस बाइपोलर चुनाव में हम जैसे राजनीतिक दलों ने, जिन्होंने सोचा था इस देश में मुद्दों पर विकास परक राजनीति होगी, उसको हम लोग पिछड़ गए। आज अगर मुद्दे ना होते तो आज ये जो प्रेजेंटेशन हो रहा है, आपने 5-7 मंत्रियों का प्रेजेंटेशन दिखाया, तमाम सारे लोगों ने अपने बारे में बताया, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है। आपने सभी मंत्रियों समेत उप मुख्यमंत्री जी को भी दिखाया, उन्होंने साफ साफ कहा कि 100 दिन के लिए क्या बचा है उत्तर प्रदेश में, ये बता रहे हैं, क्या कर सकते हैं ये बता रहे हैं। उनके पास अभी कोई रोड मैप नहीं है। अच्छा, ठीक है, शरद त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि कोई रोड मैप है ही नहीं, कोई मंत्री कुछ बता नहीं रहा है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। 100 दिन बाद उसको क्या जवाब देना है? किसी भी मिनिस्टर ने कोई भी जवाब नहीं दिया है कि 100 दिन के बाद उसको कौन से विषय पर किस दिशा में क्या काम करना है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, बहुत से रिएक्शंस आप मुमकिन है सुन नहीं पाए होंगे, लेकिन कोई नहीं, सरकार के प्रवक्ता हमारे साथ है शरद त्रिवेदी जी, बताइए क्या क्लैरिटी नहीं है, अगले 100 दिन क्या करना है? सुन लीजिए विकास श्रीवास्तव जी, शरद त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, आप ही की बात का, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं शरद त्रिवेदी जी। उत्तर प्रदेश में 50 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तब सड़कें नहीं थी, या उत्तर प्रदेश में ये पूछा जाता था अगर आपको कहीं जाना है तो बताया जाता था कितने घंटों में पहुंचेंगे, किलोमीटर में रास्ते नहीं बताए जाते थे, अब किलोमीटर में रास्ते बताए जाते हैं। और इनका पलायन पिछले 32 साल पहले उत्तर प्रदेश से करा दिया गया था जनता ने,
और जो इनके युवा नेता हैं वो केरला का एक तरफा टिकट कटवा चुके हैं। तो कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस के राज में उत्तर प्रदेश तो प्रदेश की अवस्था में ही नहीं था, खाली एक नाम था। आज उत्तर प्रदेश में हमने दिल्ली से ज्यादा, जितनी दिल्ली की आबादी उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय दिए पिछले 5 साल में, जिसमें 2.5 साल कोरोना की भेंट चढ़ गया था। और दिल्ली उत्तरांचल की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन है, और हिमाचल की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में पानी गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। हम लोगों ने जो दोनों मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी पूरी कार्यकाल में जितनी उन्होंने सड़कें बनाई थी उसकी 3 गुनी सड़कें हमने बनाई है एक कार्यकाल में। ठीक है विकास श्रीवास्तव जी, सवाल का जवाब मिला आपको। वो कह रहे हैं कि दोनों विपक्षी दलों को मिला दिया जाए तो इनकी जब सरकारें रही हैं उससे 3 गुनी सड़कें हमने बना दी हैं, सरकारी नौकरियां दी हैं। देखिए अगर अवसर दीजिए तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल, आप अपनी बात कहिए। देखिए 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं है। केंद्र की में 10 साल हमारी सरकार थी, उसी का परिणाम स्वरूप है कि मनरेगा से लेकर के फूड सिक्योरिटी बिल से लेकर के जितनी भी योजनाएं थी, उन योजनाओं पर गैर कांग्रेसी सरकारें उत्तर प्रदेश में अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही हैं। इसके बावजूद अभी भी बार बार बात हो रही थी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस की व्यक्तिगत टिप्पणी करने के अलावा कांग्रेस के विकास के मॉडल के आगे इनका जो मॉडल फेल है, पूरी तरीके से शून्य है और अपनी आक्रामकता, अपनी नकारात्मकता। अच्छा, आपने कांग्रेस के विकास मॉडल की बात की। विकास जी, विकास मॉडल की बात आपने की कांग्रेस के, तो मैं चाहूंगी कि कुछ एक पॉइंट्स आप रखें, जनता के भी सामने आना चाहिए, फिर वही पॉइंट्स मैं काउंटर के लिए रखूंगी शरद त्रिवेदी के सामने। एक बार दोनों का मॉडल कंपेयर कर लेते हैं। जरा कांग्रेस का भी विकास मॉडल बताइए आप। देखिए फूड सिक्योरिटी बिल, जो राशन फ्री देने की बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी, हमने बांटा पर प्रचार प्रसार नहीं किया, उसको वोट बैंक के लिए काम नहीं किया। हमने मनरेगा के तहत लोगों को गांव-गांव में खुशहाली का माहौल बनाया, गांव के विकास को हमने किया। और ये बता रहे सड़क, इन्होंने 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनाई, 1 मेगावाट बिजली उत्पादन नहीं किया, उत्तर प्रदेश में 1 बिजली घर का स्थापना नहीं किया। जितने उद्योग धंधे हैं चौपट है, कृषि आधारित पूरी कृषि खेती चौपट है। 2400 रुपए हम धान गेहूं के देना चाहते हैं, और ये 1200 जो तय है उसमें भी 700 रुपए में गेहूं दान खरीदते हैं। बस धर्म जाति नफरत विघटन बंटवारा करके देश की जनता को शरद त्रिवेदी जी, सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से यही कि फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लेकर आई थी, सबको खाद्य खाना सुनिश्चित कांग्रेस ने किया था, खाना बंटवाया भी था, और अब आप फ्री राशन बांट के वही योजना चला रहे हैं और उसका क्रेडिट ले रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि मेरे कांग्रेस के मित्र ने इस बात को कम से कम माना है कि इनके कार्यकलाप और इनके कर्मों की वजह से आज मनरेगा में 2.5 है कि आप इसके आधार पे वोट लीजिए। ये हमारा अधिकार है, सरकार का काम होता है वेलफेयर के लिए काम करना, ना कि उसके नाम पर वोट बांटना। विकास जी, अपने सवाल का जवाब तो सुन लीजिए एक बार। लोगों को गुमराह, विकास जी सवाल का जवाब सुन लीजिए। शरद जी, विकास जी, आपके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की जो हालात थी, मैं आपको आपके जो मॉडल बता रहा हूँ, आपके डेवलपमेंट का मॉडल है कि लखनऊ से रायबरेली की सड़क बनी, क्योंकि रायबरेली जो है आपके युवा नेता की बनाई हुई, रायबरेली के आगे कोई सड़क नहीं। संस्थाओं को गुलाम बनाना, लोगों को डराना, डर और नफरत बंटवारे की भाषा। विकास जी, ये तरीका सही नहीं है। देखिए मैंने आपको अनइंटरप्टेड बोलने दिया, आपके सभी बिंदु ध्यान से सुने। आप शरद अवस्थी की बात भी सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए पूरी। 2.5 लाख करोड़ जो है इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 50 साल में कोई आपने डेवलपमेंट नहीं किया, तो लोगों को गड्ढा खोदने के लिए आप ये मान रहे हैं। कम से कम मुझे बेहद खुशी है कि आपने गड्ढा खोदने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए। सम्मान पर सीधा कुटाराघात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वोट लेने के लिए आपने जो ये हथकंडा अपनाया है, इसका बहुत जल्द ही आपको जवाब भी मिलेगा। कौन सा हथकंडा विकास श्रीवास्तव जी, कौन सा हथकंडा? हथकंडा किसको कह रहे हैं आप बताइए, वो ज्वलंत मुद्दा, उस पर भी सवाल किया जाए। कौन सा हथकंडा? के संवैधानिक संस्थाओं के सामने खड़े होकर आधार मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को, सिद्धांतों को स्थापित करेंगे और आवाज उठाएंगे कि देश की जनता को जो वेलफेयर में जो चीजें मिल रही है वो उनका अधिकार है, ना कि किसी राजनीतिक दल द्वारा उनको गिफ्ट दिया गया है। उसको मुफ्त मत कहिए, वो उनका अधिकार है। ठीक है विकास जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब आप अनइंटरप्टेड शरद त्रिवेदी जी की बात पूरी होने दीजिए। शरद जी, आपकी सरकार ने अपने कार्यकाल में, केंद्र में जब आपकी सरकार 50 साल थी, 50 साल में आपने 91, ये नोट कर लीजिए, 91 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। ये आपका संवैधानिक स्वरूप है। और जो डेवलपमेंट है वो खाली रायबरेली तक हुआ था, रायबरेली के आगे डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसके आगे आपकी कहानी नहीं बढ़ी।
सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी की कहानी रायबरेली तक सीमित थी, उसके आगे सड़क नहीं बना सके। हमने कोई नोएडा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्षेत्र नहीं है, जो उनका जो राजनीतिक भूमि नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने बनाया है। आज 6 एक्सप्रेसवे बनाए हैं, 10 मेट्रो बन रहे हैं और नोएडा से मेरठ की रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एक्सप्रेसवे दोनों तैयार हैं। ये हम लोगों ने 2.5 साल में किया है, क्योंकि 2.5 साल तो वायरस की भेंट चढ़ चुका था। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक ऐसा विकास नहीं हुआ है जो आपने 70 साल में नहीं किया, हमने पिछले 5 साल में करके दिखाया है। ठीक है संजय राणा जी, आप कोरोना की आड़ लेकर जितना भी इस देश को गुमराह कर सकते हैं कर लीजिए। अपनी आक्रमणता विकास जी आप अपने पॉइंट्स रख चुके हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए विकास जी। संजय राणा जी, क्योंकि अब प्रोग्राम अंतिम दौर में है, अंतिम दौर में प्रोग्राम है, मुझे शो क्लोज करना है। उससे पहले संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो 100 दिन के विकास के प्लान की बात है, जिसे अगले 5 साल, विकास जी सवाल करने दीजिए मुझे। सवाल मेरा संजय राणा जी से यही है कि ये जो 100 डेज प्लान की बात हो रही है, आने वाले 5 साल भी सरकार इसको लेकर आगे बढ़ती है, तो आपको लगता है कि जनता तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा या पहुंचाने में कामयाब रहेगी सरकार कि वो स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी मुद्दों पर सोच रही है? खास तौर पर नौकरियां एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर सरकार चुनावी मौसम में भी गिरी और अब भी उसे लेकर बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। देखिए, कोई भी सरकार हो या कोई भी गवर्नेंस हो या कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, अगर कोई भी चीज इंप्लीमेंट करना पड़ता है उसके पहले हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो सरकार ने पिछले 4-10 दिनों में प्रिपरेशन किया और आज आपने देखा होगा उन्होंने खाका, आपके शब्दों में अगर बोला तो उन्होंने खाका तैयार किया है। कोई डिपार्टमेंटल वाइज नहीं किया, उन्होंने अपनी 4, 10, 15 बिंदुओं रखी है जिसपे वो फोकस करने जाते हैं। इसमें बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ब्लूप्रिंट तैयार होगा, ब्लूप्रिंट तैयार होता है तभी एग्जीक्यूशन पे जाता है और इंप्लीमेंट हो जाता है। तो विपक्षी पार्टियों की समझने की बहुत जरूरत है कि भैया जब तक आप ब्लूप्रिंट नहीं बनाओगे, प्लानिंग नहीं करोगे, एग्जीक्यूट क्या करोगे। रहा डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कांग्रेस के हमारे मित्र, ब्लूप्रिंट अपना रोड मैप बताया होता तब आप ये बात कहते। सर सुनिए विकास जी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषक है, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए आप किसी को बोलने नहीं देना चाहते, बिल्कुल गलत बात है। विकास जी गाल बजा करके कोई जीतता नहीं है, गाल बजा रहे हैं। देखिए ब्लूप्रिंट का आके मतलब ठीक है, भाइयों चलिए ठीक है, कुल मिलाकर 100 दिन क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। सभी मंत्रियों ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स का ब्लूप्रिंट रखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सभी को 10 क्लस्टर्स में बांटा जाएगा और उसके बाद विभागों में बांटा जाएगा और फिर छानबीन की जाएगी कि किस विभाग में कौन सी संभावनाएं हैं, क्या अच्छा किया जा सकता है, कौन से ऐसे काम है जिसे अब अगले लेवल पर लाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर योगी सरकार 2.0 में ये प्रैक्टिस आने वाले 5 सालों में यूं ही देखने को मिलेगी। महाबहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपसे थोड़ी देर बाद यानी रात 9 बजे जरूर जुड़िए, देखिए सबसे बड़ा खुलासा ऑपरेशन सैटरडे। कामकाज ठप